देश के सबसे बड़े सस्पेंस से पर्दा हट गया। महाराष्ट्र की कमान आखिरकार फडणवीस को मिल ही गई। कई तरह की चर्चा, कई तरह की बातें और इन सब में कई इनसाइड स्टोरी। लेकिन अब तस्वीर साफ है। भाजपा हाईकमान ने कोशिश बहुत की, तलाश अंत तक जारी रही, परंतु देवेंद्र फडणवीस का विकल्प कोई और मिल नहीं पाया। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आने के 11 दिनों की लंबी चर्चा और कई बैठकों के दौर के बाद भारतीय जनता पार्टी ने देवेंद्र फडणवीस को अपना विधायक दल का नेता चुना। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या हाल के वर्षों में दलितों, पिछड़ों और अति पिछड़ी की राजनीति करने वाली बीजेपी ने महाराष्ट्र में एक ब्राह्मण चेहरे पर तीसरी बार क्यों दांव लगाया? क्या इसके पीछे देवेंद्र फडणवीस की लोकप्रियता है या दिल्ली में बैठे बीजेपी नेताओं के साथ उनकी केमिस्ट्री? क्या बीजेपी की राजनीति में देवेंद्र फडणवीस बड़े बड़े सुरमाओं के बीच सबसे बड़े सुरमा बनने की राह पर है? आज द इनसाइट की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रेम कश्यप। दोस्तों, मुख्यमंत्री पद के लिए जो चुनौतियां महाराष्ट्र में भाजपा हाईकमान के सामने थी, उनको बहादुरी से स्वीकारने की क्षमता अन्य किसी भी नए या पुराने नेता में मिली नहीं, और इसलिए फिर से एक बार मुख्यमंत्री का ताज देवेंद्र फडणवीस के सिर पर सजाने की तैयारी हो गई। मोदी जी ऐसा व्यक्ति चाहते थे जिसकी महाराष्ट्र की राजनीति के चप्पे चप्पे पर पूरी पकड़ हो, जो आरएसएस के रीति रिवाजों से पूरी तरह वाकिफ हो और भाजपाइयों की भावनाओं को भी समझता हो, जो शिवसेना और उसके नेता एकनाथ शिंदे को भी भली भांति गहराई से जानता समझता हो, और शरद पवार के भतीजे अजीत पवार की राजनीति के बारे में भी जिसे पूरी समझ हो, जो महाराष्ट्र के माफियाओं, कांग्रेस के इकोसिस्टम और बॉलीवुड की काली करतूतों को भली भांति वाकिफ हो, जिसने शरद पवार और उद्धव ठाकरे के छल बल को भी करीब से झेला हो और मोर्चा लिया हो, जो अमित शाह और योगी जी से भी तालमेल बैठा सके। ऐसा एक नेता मोदी जी अपने मंत्रिमंडल में खास सहयोगी के रूप में चाहते थे, और ऐसी क्षमताओं वाला व्यक्ति महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी चाहते थे, जो पूरी तरह से इन क्षमताओं से दक्ष भले ना हो, परंतु जिसमें ऐसी भावना हो कि ये कर सके। परंतु काफी तलाश के बाद भी दूसरा कोई ऐसा मिल नहीं पाया फडणवीस के अलावा। देवेंद्र फडणवीस जब पहली बार साल 2014 में महाराष्ट्र के सीएम बने थे, तब केंद्र में पीएम मोदी ने भी अपना पहला कार्यकाल शुरू किया था। फडणवीस ने 5 साल का कार्यकाल शिवसेना के सपोर्ट से पूरा किया। साल 2014 से 2019 तक शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को साधना उनकी कौशलता को दिखाता है। बाद में उसी उद्धव ठाकरे की वजह से राज्य की राजनीति में काफी उतार चढ़ाव आए। साल 2019 में कुछ ही घंटों के लिए फडणवीस सीएम बने, फिर उनको इस्तीफा देना पड़ा। फिर राज्य में महाविकास आघाड़ी गठबंधन बना और उद्धव ठाकरे सीएम बने। फिर साल 2022 में शिवसेना में टूट हुई और एकनाथ शिंदे सीएम और देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बने। राज्य की राजनीति में बीते 5 सालों में काफी कुछ घटा। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस का सीएम चुना जाना बताता है कि योग्यता के आगे जाति का बंधन कोई मायने नहीं रखता। शायद पीएम मोदी ने अपनी कथनी को देवेंद्र फडणवीस जैसे ब्राह्मण चेहरे पर दांव लगाकर सत्य कर दिया। देवेंद्र फडणवीस के बारे में कहा जाता है कि वह मृदुभाषी के साथ साथ आम आदमी के लिए हर समय उपलब्ध रहने वाले व्यक्ति है। फडणवीस के पास नेतृत्व क्षमता का गुण जबरदस्त है। नितिन गडकरी भी कई मौकों पर यह बात बोल चुके हैं। अभी महाराष्ट्र की राजनीति में इतना उठापटक हुआ, इसके बावजूद भी वह संयम और शांत रहकर एकनाथ शिंदे के साथ संवाद बना रहे थे। कुल मिलाकर महाराष्ट्र की राजनीति में फडणवीस बीजेपी का उगता हुआ सूरज है, जो आने वाले कई वर्षों में प्रकाश देता रहेगा। देवेंद्र फडणवीस का सियासी सफर सीधे विधायक या सीएम पद से शुरू नहीं हुआ है। वह काफी कम उम्र में एक्टिव पॉलिटिक्स में आ गए थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सक्रिय सदस्य, पार्षद, मेयर, प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष, बाद में सीएम पोस्ट तक पहुंचे हैं। महाराष्ट्र राजनीति के दिग्गज 83 साल के शरद पवार जब राजनीति में आए थे तो फडणवीस का जन्म भी नहीं हुआ था। जब देवेंद्र फडणवीस 8 साल के थे, तब शरद पवार 38 साल की उम्र में महाराष्ट्र के सीएम बन गए थे। आज वही देवेंद्र फडणवीस ने शरद पवार की राजनीति पर ग्रहण लगा दिया है। वैसे दोस्तों, कई सियासी उठापटक हुए। कोई शिंदे का समर्थन कर रहा था, कोई फडणवीस का समर्थन कर रहा था, कोई संघ के चेहरे को सामने लाकर मुख्यमंत्री फेस बनाना चाह रहा था। लेकिन इन सब से इतर महाराष्ट्र में भाजपा
बहुत गहन चिंतन मनन करती है और सोचती है कि ग्राउंड पे जिस नेता की पकड़ हो और जिसकी ग्राउंड पर एक्सेप्टेंस हो उसको महाराष्ट्र की कमान दी जाए। पिछले विधानसभा चुनाव हुए, इसके बाद शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया था क्योंकि पार्टी की कोalition गवर्नमेंट चलानी थी, इसलिए शिंदे को पार्टी ने एक बड़ा मौका दिया। शिंदे ने आखिरकार सही तरीके से पूरे पार्टी की कमान संभाली और लाडली बहन योजना, जो कि महाराष्ट्र में एक कह तो अग्निबाण साबित हुआ और उसने महाराष्ट्र में बहुत हद तक महिलाओं के वोट साधने की एक जो तरकीब वो भाजपा के खेमे में दे डाली। इसका हकदार शिंदे थे, लेकिन अब फडणवीस को चेहरा बनाया गया। फडणवीस को चेहरा बनाने के पीछे सबसे बड़ी ये वजह है कि महाराष्ट्र के जो लोग हैं जिन्होंने बीजेपी को इतनी बड़ी मेजोरिटी में सत्ता में पहुंचाया और इतना ज्यादा वोट दिया बीजेपी को कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी महाराष्ट्र के अंदर बनी, तो ग्राउंड की एक्सेप्टेंस का फायदा देवेंद्र फडणवीस को मिला। बीजेपी के कई नेता चाह रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। बात कुल मिलाकर जब सेंट्रल में आती है तो अमित शाह, मोदी लगातार बैठकों का दौर चल रहा था। इस बीच कई तरह के मंथन हो रहे थे और आखिरकार मुहर लगती है देवेंद्र फडणवीस पे। तो अब महाराष्ट्र की कमान देवेंद्र फडणवीस की हाथ में है और देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। इसके बाद ये साफ है कि महाराष्ट्र में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है और पूरा ऑल इन ऑल पावर महाराष्ट्र में बीजेपी के हाथ में आ चुका है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या शिंदे के साथ कोऑर्डिनेशन सही तरीके से बीजेपी बैठा के चलने में लंबे समय तक कामयाब हो पाती है या फिर ये कोalition गवर्नमेंट बीच में टूट सकती है। सबसे बड़ा सवाल यही है। इसी सवालों के साथ छोड़कर जा रहा हूं, आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। आपको क्या लगता है कि ये सीएम जिस तरीके से फडणवीस को प्रेजेंट किया बीजेपी ने कितना हद तक सही किया है, या फिर शिंदे को कर सकती थी, या कोई और चेहरा जो आप देख रहे थे, आप चाह रहे थे कि मुख्यमंत्री बन के महाराष्ट्र की गद्दी पर बैठे? तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।